Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. Now in this video, I will teach you macroeconomics. So in the first slide, you will learn what is macroeconomics, what is the meaning and what is the definition of macroeconomics. So macroeconomics is defined as the branch of economics which study economic activity, including economic issues and economic problem at the level of an economy as a whole. So basically macroeconomics में हम aggregates को study करते हैं. तो group of people को जब study करते हैं, then it is comes under macroeconomics. तो यहाँ पर हम aggregate demand, aggregate supply, national income इन सब कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज डायमेंशन. जब हम एक ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, so macroeconomics theory is that part of economic which studies the overall averages and aggregate of the system. नेक्स्ट इज अ स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है, इसके स्कोप की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही वास्ट है इसका स्कोप. तो विल स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन. फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब भी हम किसी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली वी स्टडी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स. द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट इन्फ्लुएंसेस द इंक्रीज in national income and output at the environmental level. They have a direct impact on the economic development of a economy. So growth की बात करें, development की बात करें, तो यहाँ पर हम group of people है ना, उनकी बात कर रहे हैं. हम लार्ज कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. रिसोर्सेज को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं. तो दिस इज कम्स अंडर मैक्रो. थ्योरी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं. लाइक हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन की बात करते हैं, या जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो दीज ऑल कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम में भी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है. नेशनल इनकम बेसिकली क्या है? सम टोटल ऑफ द प्रोडक्शन, और हम ये कह सकते हैं ऑल फैक्टर इनकम का सम टोटल करके हम नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर भी हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट्स में स्टडी कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो कम मैक्रो इकोनॉमिक्स. थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की बात है या सर्विसेज की बात है. तो अगेन यहाँ पर भी हम एग्रीगेट्स को ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ये भी किसका पार्ट हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. नाउ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी हम क्योंकि एग्रीगेट में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी ये मैक्रो का ही पार्ट है. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. This refers to studying commodity price and how specific price rate influence due to inflation and deflation. So this is the. Now in this slide, I will tell you about the importance of macroeconomics. So first is macroeconomics is a vital concept that consider the whole nation and work for the economy welfare. Because aggregate को study कर रहे हैं हम, economy की welfare की बात करेंगे. national income के through भी हम welfare को study कर सकते हैं. Second, it help prevent economic fluctuation and prepare for any financial crisis or long term negative situation. Macroeconomic variable ही basically हमें help करते हैं कि हमारी country में अगर financial crisis की situation है या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आ रही है या जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, सपोज कोई वॉर है, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको भी हम मैक्रो वेरिएबल से ही समझते हैं. Third is the financial and monetary policy system depends entirely on the analysis of widely used macroeconomic condition in the nation. तो जो हमारी monetary policy है या fiscal policy है, उसमें भी जो changes करती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, उसमें भी आपके macro variables ही study किए जाते हैं. Then macroeconomics mainly aim to help the government and the financial body maintains economic stability in the country. कि गवर्नमेंट अगर बजट फाइनलाइज कर रही है या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम कर रही है तो इन सब चीज़ों में भी गवर्नमेंट को किस चीज़ की असिस्ट क्या करेंगे? जो टूल्स हैं बेसिकली, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, इनके थ्रू ही जो है हम क्या करते हैं? पॉलिसीज को
फाइनलाइज करते हैं। दिस स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स गिव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एंड नेशनल इशू। तो मैक्रो वेरिएबल्स के थ्रू ही हम जो सोशल इश्यूज हैं या जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी सॉल्यूशंस को भी फाइंड करते हैं। इट एंश्योर और चेक द कंट्रीज इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपरली। Then analyzing macroeconomic theory and issue helps economists figure out the causes and possible situation or solutions to such macro variable प्रॉब्लम्स। तो मैक्रो की जो थ्योरीज हैं बेसिकली उसके थ्रू ही इकोनॉमिस्ट जो हैं हमें प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बताते हैं। डीलिंग विद वेरियस इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक डाटा ओपन द डोर टू ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो जो हमारी कंडीशंस हैं बेसिकली उनके थ्रू ही हम क्या करते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो मॉडल्स बनाते हैं या ये को जो सॉल्यूशंस लेते हैं उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें हेल्प करता है। Next is limitation of macroeconomics. Macroeconomics deal with aggregates which refer to individual total. However, overall result may differ from individual behavior. तो ये टाइम टू टाइम मतलब कि जिसने डाटा कलेक्ट किया है क्योंकि एग्रीगेट करा है उसके बेसिस पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन हो जाएगी कि हमारे पास डाटा अगर वेरी करता है तो हमारे रिजल्ट्स भी वेरी करेंगे। इट डज नॉट स्टडी द डिफरेंट effect of the aggregate or different sector of the economy. It ignored the contribution of individual unit. If each data used in different, it become difficult to judge. The aggregate tendency may not affect all sector equally. Because यहाँ पर हम statistics को use कर रहे होते हैं, तो statistics के जो result है वो on an average ही आपको results provide करते हैं, तो बहुत accuracy आपको नहीं मिलेगी, but हाँ आप ये कह सकते हो क्योंकि आप aggregate और average के through जो है आप results को find करोगे, तो जो limitations रहती हैं वो same limitations जो हैं आपको macroeconomics के अंदर भी मिलेंगे। Now next is what is the difference between micro and macro economics. तो first इसमें जो foremost point है that is focus. जब हम किसी individual market की study करते हैं, हम consumer behavior की study करते हैं या एक individual की study करते हैं तो वो आपका area हो गया micro economics। जैसे हम डिमांड की बात करें, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स जहां पर भी हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं हमारा फोकस जो है वो एक इंडिविजुअल को होता है तो वो मैक्रो के अंडर आ जाता है। तो इसीलिए इसके की कॉन्सेप्ट एरिया क्या हो गए, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को स्टडी करते हैं, हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम स्टडी करते हैं। दीज ऑल आर डिस्कस अबाउट in microeconomics. Now macroeconomics, the entire economy include aggregate like GDP, inflation, unemployment etc. तो फोकस एरिया क्या है, यहाँ पर हम एग्रीगेट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया जाता है या हम नेशनल इनकम को स्टडी कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, तो दिस कम्स अंडर, जो हमारा फोकस है वो किस पे है, एग्रीगेट्स पर। जैसे आपने नेशनल इनकम की बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीडीपी की बात करना, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना, unemployment, aggregate demand, aggregate supply, monetary policy and fiscal policy, these all are come under macroeconomics. So basic difference is कि जब हम individual की बात करते हैं तो हम micro को पढ़ते हैं, जब हम aggregates को study करते हैं तो these all are come under macroeconomics. Now next is the classical theory of economics. First is introduction. J.M. Keynes, in his General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936, made a frontal attack on the classical postulates. He developed a new economic which brought about a revolution in the economics through the policy. The general theory was written against the background of classical thought. By the classical, Keynes meant the follower of Ricardo, those, that is to say, who adopted and perfected the theory of Ricardian economics. They include in particular J.S. Mill, Marshall and Pigou. Keynes regulated traditional and orthodox economics which had been built up over a century and which dominated economic
through the policy before and during the Great Depression. So since the Keynes economics is based on the criticism of classical economics, it is necessary to know the later as embedded in the theory of employment. तो जेएम केन से पहले वाली जो थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी है, उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसके बाद क्लासिकल थ्योरी जो है वो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, न्यू कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम जेएम केन्स की थ्योरी को स्टडी करते हैं. सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली जहां पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट की, जहां पर हमने बात करी है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. तो यहाँ पर जैसे इस स्लाइड में मैंने आपको मेंशन भी किया है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. तो ये एक अजम्पशन है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंडर कि हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को assume कर रहे हैं. To them, full employment was a normal situation and any deviation from this regarded as something abnormal. So according to Pigou, the tendency of the economic system is to automatically provide full employment in the labor market when the demand and supply of labor are equal. But अगर हम in general बात करते हैं तो देखो कभी भी किसी भी इकोनॉमी में full employment की situation नहीं है ना. तो अब यहाँ पर जब हम इसको समझ रहे हैं तो ये assumption लेना जरूरी है. Unemployment results from the rigidity in the wage structure and interference in the working of free market system in the form of trade union legislation, minimum wage legislation, etc. Full employment exists when everybody who at the running rate of wage wishes to be employed. So this definition is very important कि हमने क्या बोला कि full employment की situation क्या है, जो existing wage rate है उस पे those who are willing to work they are considered as full employed. Next is a classical theory में ही those who are not prepared to work at the existing wage rate are not unemployed because they are voluntarily unemployed, right? तो यहाँ पर आपको full employment की situation अच्छे से clear कर दी गई है. Thus full employment is a situation where there is a no possibility of involuntary unemployment in the sense that people are prepared to work at the current wage rate but they do not find work. So the basis of the classical theory जो मैंने आपको पहले भी बताया, Say's law of market की बात कर रहे हैं कि supply creates its own demand. तो Say's law of market which was carried forward by classical economists like Marshall and Pigou, they explain the determination of output and employment divided into individual market for labor, good and money. Each market involves a built-in equilibrium mechanism to ensure full employment in the economy. तो इस situation को हम study करते हैं under classical thought. Now the assumptions of classical theory, there is existence of full employment without inflation, there is laissez-faire capitalistic economy without government interference, it is a closed economy, there is a perfect competition, labor is homogeneous, total out of the economy is divided between consumption and investment. So these are the 8 assumptions under classical theory. Now explanation. The determination of output and employment in the classical theory occurs in labor, good and money market in the economy as I already told you in the previous slide. Now Say's law of market जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, अब वापस उसी पर आ रहे हैं. Say's law of market is the core of the classical theory of employment. An early 19th century French economist J.B. Say's advocated the proposition that supply creates its own demand. क्योंकि पहले जो आपकी market conditions होती थी वो producer oriented होती थी. Producer जो बना रहा है, buyer वो खरीद रहा है, और अब जो market है वो consumer oriented है. It means जो consumer चाह रहा है, producers वो बना रहा है. तो ये basic difference है. So therefore there cannot be general overproduction and the problem of unemployment in the economy. If there is a general overproduction in the economy, then some laborer may be asked to leave their job. The problem of unemployment arises in the economy in the short run, but in the long run economy जो है वो हमेशा full employment पे ही काम करेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, supply creates its own demand. Second, when a producer produce goods and pay wages to worker, the worker in turn buy those goods in the market that the very act of supplying, it means जो producer बना रहा है वही consumer खरीद रहा है. तो again आपका जो Say's law of market है वो क्या कहता है, supply creates its own demand. Now in the classical theory, output and employment and determination by the production function and the demand for labor and the supply of labor in the economy given in the capital stock, technical knowledge and other factor, a precise relation between the total output and amount of employment. So Q, that is the function, output is the function of K, T and N. तो basically capital का stock, technical knowledge
और नंबर ऑफ वर्कर से जो है हम प्रोडक्शन को बना रहे हैं. K and T, the production functions become, that is AO, which show the output is a function of the number of workers. Output is an increasing function of the number of worker. Output increase as the employment of labor rises. But after a point when more workers are employed, diminishing marginal return of labor start. Now this is shown in the figure. So this is the determination of output and employment. So in this like graph, you can easily understand employment beyond full employment level of output, OQ1, the increase in output, that is Q1, Q2 is less than the increase in employment, right? So this is the I have mentioned the source in नेट से जो लेकर हमने इसको बनाया है. आई होप इसमें आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हमने समझाया और माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस जो है आपने अच्छे से समझा. सो दिस इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. थैंक यू.